गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मानवीन सिंह, एडवोकेट, फाउंडर ऑफ लॉ स्कोप। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप। आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें आपको हम जानकारी देने वाले हैं मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम के बारे में। बहुत फास्ट रिवीजन रहेगा मध्य प्रदेश एडीपीओ के लिए। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली और भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के बारे में कुछ बेसिक बातें जो हमारे मध्य प्रदेश एडीपीओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट नंबर की बात की जाए तो 8 नंबर है, एक्ट नंबर 2012 का। प्रेसिडेंट की एसेंट जो मिली इसको 7 फरवरी 2012 को मिली। इन्फोर्समेंट डेट जो है 15 फरवरी 2012 है। टोटल चैप्टर 4 हैं, टोटल सेक्शन इसके अंदर 26 हैं। एक्सटेंट की बात की जाए तो होल ऑफ मध्य प्रदेश पर इसका एक्सटेंट है। और अधिनियम के उद्देश्य की यदि बात की जाए तो अपराधों के कतिपय वर्गों का त्वरित बचाव करने, और इस एक्ट के जरिए हमने विशेष न्यायालयों का गठन किया जिससे जल्दी से उनका बचाव हो सके। ठीक है, तो आइए इसके आगे हम बात करते हैं इस एक्ट के बेसिक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन 1 और 2। सबसे पहले सेक्शन 1 हमें बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस एक्ट का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है और ये वो तारीख को प्रभावित होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से बताए। राज्य सरकार ने डेट बताई है, वो डेट है 15 फरवरी 2012। सेक्शन 2 हमें डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बताता है। इसमें कुछ डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन दे रखी हैं, तो कुछ डेफिनेशनों के बारे में हम जानते हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन 2A में हमें मिलती है एक्ट की, यानी कि अधिनियम की। तो जब भी इस एक्ट में कहीं भी अधिनियम वर्ड यूज होगा, एक्ट वर्ड यूज होगा, तो उसका मतलब माना जाएगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। दूसरी डेफिनेशन मिलती है प्राधिकृत अधिकारी की, यानी कि ऑथोराइज ऑफिसर। तो ऑथोराइज ऑफिसर का तात्पर्य है सेक्शन 14 के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायिक सेवा का कोई अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी है या सेवारत अधिकारी है, या सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश रह चुका है वो अधिकारी। तीसरी डेफिनेशन हमें मिलती है कोर्ट की। 2C में हमें कोर्ट मिलता है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर कोर्ट जब भी वर्ड यूज होगा तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973। फिर हमें मिलता है डिक्लेरेशन, घोषणा। घोषणा से क्या तात्पर्य है? घोषणा से तात्पर्य है कि सेक्शन 5 के अधीन की गई घोषणा मान्य होगी। फिर इसके बाद 2E में हमें मिलता है ऑफेंस। तो ऑफेंस से सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के E नंबर के क्लॉज में जो ऑफेंस है वो ऑफेंस, और आईपीसी के अधीन घोषित किए गए ऑफेंस, वो सारे ऑफेंस इस एक्ट के पर्पज से माने जाएंगे। इसके बाद 2F में डेफिनेशन मिलती है विशेष न्यायालय की, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट से तात्पर्य है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया स्पेशल कोर्ट। तो ये हमारा एक डेफिनेशन क्लॉज था इस एक्ट का। तो ये डेफिनेशन क्लॉज आपको याद रखना है। तो चलिए इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 हमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 तक प्रोविजन करता है, और चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है विशेष न्यायालयों की स्थापना। तो विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में सेक्शन 3 में दे रखा है। सेक्शन 3 बताता है त्वरित बचाव करने के प्रयोजन से लिए राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट को स्टैब्लिश कर सकती है, ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। जो स्पेशल कोर्ट होंगे उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार जिस भी न्यायाधीश को बताए वो न्यायाधीश उस कोर्ट की, स्पेशल कोर्ट की अध्यक्षता करेगा। और इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन की बात की है तो इसमें न्यायाधीश होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो उन न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन में 2 चीज़ें हमें इसके अंदर याद रखनी है। नंबर 1, उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य हो वो व्यक्ति, वो बन सकता है। दूसरा, राज्य में सत्र या अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में वो कार्य कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी इस एक्ट के पर्पज से विशेष न्यायालय के रूप में स्टेब्लिश किया जा सकता है, उसके अंदर न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, ऐसा हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 4 हमें बताता है विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान। तो स्पेशल कोर्ट मामलों का संज्ञान 2 तरीके से लेंगे। एक तो तब लेंगे जब मामले उनके सामने संस्थित किए जाते हैं, दूसरा जब मामले सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रांसफर किए जाते हैं। सेक्शन 5 हमें इसके आगे बताता है इस अधिनियम के अधीन विचारित किए जाने वाले मामलों की घोषणा। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मामले विचारित किए जाएंगे उनके मामले में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित करेगी कि किन किन मामलों की इस एक्ट के पर्पज से या इस एक्ट के द्वारा जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए उनके द्वारा ट्राइबल रहेंगे। तो राज्य सरकार प्रत्येक
मामले में अपने आशय की घोषणा करेगी। और सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 बताता है कि ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। सेक्शन 6 हमें बताएगा इसके बाद घोषणा का प्रभाव क्या होगा। तो घोषणा का प्रभाव ये होगा कि अभियोजन सिर्फ विशेष न्यायालय में ही संसिद्ध किया जाएगा। उस तरीके के जितने भी मामले होंगे विशेष न्यायालय में ही चलेंगे। इसके साथ साथ घोषणा से पहले ही अपराध अभियोजन किसी न्यायालय में संसिद्ध कर दिया जाता है तो मामला जैसे ही उसके बारे में घोषणा होती है उस स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा भी रूल हमें इसके अंदर मिलेगा। सेक्शन 7 बताएगा अपराधों के विचारण के बारे में विशेष न्यायालय की अधिकारता। तो मुख्य आरोपी और उससे संबंधित तो और भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध में दुष्प्रेरण किया, षड्यंत्र किया, दुष्प्रेरक थे, षड्यंत्रकर्ता थे, तो उन सभी का विचारण भी एक साथ किया सकता है। ये इसके सेक्शन 7 में हमें बताया गया है। सेक्शन 8 हमें बताता है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया हो सकती हैं। तो विशेष न्यायालय किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, तो इसके बारे में प्रक्रिया बता रखी है। वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया को अनुसृत करेगा, जिसके बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 238 से लेकर 250 तक हमें प्रोविजन मिलते हैं। विशेष न्यायालय के समक्ष जो कार्रवाइयाँ होंगी, संचालन करने वाला जो अधिकारी होगा तो वो अधिकारी लोक अभियोजक समझा जाएगा। और दंडादेश जो है कौन सा पनिशमेंट दे सकेगा, इसके बारे में भी हमें सेक्शन 8 में रूल मिलेगा। तो वो कोई भी दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। इसके साथ साथ सेक्शन 9 की बात की जाए तो सेक्शन 9 बताता है विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील। तो जब भी स्पेशल कोर्ट कोई ऑर्डर करेगा उसके आदेश की अपील हो सकती है। तो अपील किसके पास होगी, इसके बारे में मिलता है अपील हमेशा ही हाई कोर्ट में होगी। अपील कितने समय के अंदर होगी, ये लिमिट आपको याद रखना चाहिए, 30 दिन के अंदर होगी। और पर्याप्त कारण यदि आपके पास है तो 30 दिन के बाद भी आपकी अपील एंटरटेन की जा सकती है, ऐसा भी हमें इसके अंदर मिलता है। सेक्शन 10 बताता है मामलों का अंतरण। तो हाई कोर्ट के पास पावर है एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को मामला ट्रांसफर कर सकता है हाई कोर्ट, ऐसा हमें इसके अंदर पावर मिलती है। सेक्शन 11 बताता है किसी विचारण में स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना। तो किसी भी विचारण में स्पेशल कोर्ट जो है किसी भी विचारण को स्थगित नहीं कर सकती, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ही उसको स्थगित करेगी। अदरवाइज उसे दिन प्रतिदिन कार्रवाई करना होगी और मामले को 1 वर्ष के भीतर निपटाना होगा। जिस दिन से उसने मामले का संज्ञान लिया है उस दिन से, या फिर उसको मामला ट्रांसफर होकर आया उस दिन से। आपको लिमिट बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब भी कोई एक्ट में जब भी कहीं लिमिट दे रखी होती है तो लिमिट तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आपको ये नहीं पता कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं आपको याद रखना है। पहली चीज़ कि उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन मामला संस्थित किया गया, या फिर मामला आपके पास ट्रांसफर होकर आया तो ट्रांसफर होने से 1 ईयर के अंदर आपको मामले का फाइनल डिसीजन करना है। सेक्शन 12 बताता है अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना। तो एक न्यायाधीश ने उस पर्टिकुलर मामले में कोई एविडेंस को कलेक्ट किया, बाद में उसका ट्रांसफर हो गया, दूसरा न्यायाधीश आ गया, तो वो न्यायाधीश भी पश्चातवर्ती न्यायाधीश भी उस पूर्ववर्ती न्यायाधीश द्वारा किए गए कार्रवाई के आधार पर या किए गए एविडेंस के आधार पर भी जजमेंट दे सकता है, ऐसा हमने इसके अंदर बताया गया। सेक्शन 13 से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 3, जो हमें संपत्ति के अधिहरण के बारे में बताता है, यानी कॉन्स्पिरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 13 से लेकर 19 तक ये चैप्टर रहेगा। तो सेक्शन 13 सबसे पहले हमें रूल बताता है संपत्ति के अधिहरण के बारे में। जब कोई व्यक्ति चाहे वह लोक सेवक हो या लोक सेवक रह चुका है, कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करता है, तो राज्य सरकार उस संपत्ति को अधिहरण करने के लिए लोक अभियोजक को प्राधिकृत कर सकेगी कि वो उस पर्टिकुलर ऑफिसर के सामने जो उसको अधिहरण करने के लिए पावर रखता है उसके सामने एप्लीकेशन करे, और एप्लीकेशन करके उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले ले या उस संपत्ति का अभिहरण कर ले। इस संबंध में वो एप्लीकेशन राज्य सरकार उसको बताएगी कि इस अधिकारी को ऑथराइज करेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलेगी कि आप ऐसा कीजिए। इसमें ऐसा होता है भले ही विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान किया हो या नहीं किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस धारा के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा सकती है। अब बातें आती है जब एप्लीकेशन वो करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसे क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो एक से अधिक शपथ पत्र भी संलग्न करना पड़ेंगे उसके अंदर। आपको शपथ पत्र में अपराध के आधार भी आपको लिखना होंगे। इसके साथ साथ धन या संपत्ति का प्राकृत मूल्य भी लिखना पड़ेगा, जो भी अपराध के संबंध में प्रॉपर्टी उपयोग हो रही है उसके बारे में आप बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ अन्य भी विशिष्टियाँ देना पड़ेंगी जो आवश्यक समझी जाए। ऐसा हमें सेक्शन 13 बताता है। सेक्शन 13 इसके आगे, सेक्शन 14 इसके आगे की बात करता है। सेक्शन 13 में जब हमने एप्लीकेशन कर दी उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, तो उस कोर्ट के पास जब एप्लीकेशन करोगे या उस अधिकारी के पास एप्लीकेशन करोगे तो अधिकारी क्या करेगा, तो सबसे पहले प्राधिकृत अधिकारी एक सूचना उस व्यक्ति को भेजेगा जिसके खिलाफ आपने आवेदन पेश किया है। उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा,
सूचना में उतने समय के भीतर जो 30 दिन से कम का नहीं होगा उसे अपनी आय के बारे में, उपार्जन के बारे में, आस्तियों के बारे में, स्रोत बताए जाने के बारे में कॉज ऑफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। एक तरीके से वो कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद वो व्यक्ति आएगा, अपने कारण दर्शित करेगा, ऐसा हमें इसके अंदर बताया गया है। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और मिलेगी इसके अंदर, धन या संपत्ति दोनों या दोनों किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं, यानी कि उस व्यक्ति ने किसी और को दे रखे हैं, तो उस व्यक्ति को भी नोटिस भेजा जाएगा, उसको भी बुलाया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा कि बताइए आपके पास ये प्रॉपर्टी कैसे क्या है, तो उसे अपनी जानकारी देना पड़ेगी। ऐसा हमें बताता है सेक्शन 14। सेक्शन 15 बताएगा मामलों को कतिपय मामलों में संपत्ति का देना। तो यह 14 की सूचना के पश्चात सुनवाई का अवसर देने के बाद उस अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अवैध कर लिया जाए, तो अवैध कर लेगा, ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। सेक्शन 15 की सबसेक्शन 5 आपको याद रखना चाहिए। इसमें बताया गया सूचना तामील किए जाने से 6 माह के भीतर कार्रवाई निपटाना होगी आपको। इसके बाद सेक्शन 16 आता है अंतरण का अकृत और शून्य होना। तो जब हमने सेक्शन 14 के अधीन नोटिस जारी कर दिया, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर शून्य होगा, ऐसा माना जाएगा। और ये सेक्शन 15 के दिन हमने ऑर्डर कर दिया था संपत्ति को अध्ययन करने का राज्य सरकार ने, फिर भी आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो आपका जो ट्रांसफर है अकृत और शून्य माना जाएगा। सेक्शन 17 हमें अपील के बारे में बताता है। अपील के संबंध में 3 चीज़ें हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहले अपील किस कोर्ट में होगी, तो हाई कोर्ट में होगी, आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, अपील की परिसीमा क्या है, तो 30 डे के अंदर विदिन जिस दिन ऑर्डर होता है उस दिनांक से। और तीसरा, अपील का निपटारा पेश किए जाने से 6 महीने के अंदर करना है आपको। सेक्शन 18 बताता है कब्जा लेने की शक्ति। तो कब्जा लेने की शक्ति सेक्शन 18 में है, प्राधिकृत व्यक्ति से आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा देने के लिए बाध्य होगा। यदि आदेश का पालन वो व्यक्ति नहीं करता है कि 30 दिन के अंदर वो कब्जा नहीं देता है, तो बल का प्रयोग करके प्राधिकृत अधिकारी उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकेगा। प्राधिकृत अधिकारी पुलिस वालों की सहायता भी ले सकता है, ऐसा रूल हमें सेक्शन 18 में मिलेगा। सेक्शन 19 हमें बताएगा अवैध धन या संपत्ति की वापसी। जब वो प्रॉपर्टी हमने कब्जे में ली थी, अवैध की थी, वो प्रॉपर्टी के संबंध में उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो दोष मुक्त कर दिया गया तो धन और वो संपत्ति भी वापस आपको करना पड़ेगी, वापस करना पड़ेगी गवर्नमेंट को, ऐसा इसके अंदर रूल दे रखा है। और यदि संपत्ति वापस नहीं की जा सकती तो 5% ब्याज सहित बाजार के मूल्य के रुपए उसको दिलवाए जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 हमें मिसलिनियस मिलता है, प्रकीर्ण, सेक्शन 20 से लेकर 26 तक। 20 में हमें बताता है विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश का विधिमान न होना। इसमें बता रखा है सेक्शन 20 में कि जब किसी विवरण में सूचना हमने दी, सूचना में या फिर आदेश जो हमने किया उसमें कोई अविधिमानता हो जाती है या कोई त्रुटि हो जाती है, उसके कारण वो आदेश या सूचना अविधिमान नहीं समझी जाएगी। जब उस सूचना के माध्यम से ऐसा स्पष्ट हो सकता है कि ये पर्टिकुलर सूचना हमारे बारे में है या आदेश में स्पष्ट है कि आदेश किसके संबंध में, तो आप भुलावे में नहीं पड़े तो आपका जो कार्रवाई होगी अविधिमान नहीं समझी जाएगी। 21 हमें बताता है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना। तो ये एक्ट है, वो एक्ट किसी अन्य लॉ में यदि कोई प्रोविजन दे रखे हैं उसके अतिरिक्त में लागू होगा, उसमें कुछ भी लिखा हो ये अपने आप में एब्सोल्यूट माने जाएंगे। सेक्शन 22 बोलता है अन्य कार्रवाइयों का वर्जन। तो सेक्शन 9, 17 और 15 के अधीन रहते हुए अन्य कोई कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी, ऐसा भी हम इसके अंदर मना करते हैं। सेक्शन 23 बताता है सद्भावपूर्वक कार्रवाई का संरक्षण। तो इस एक्ट के पर्पज से जो भी ऑफिसर हैं, जो भी लोग हैं, यदि सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई, कोई भी दावा, कोई भी अभियोजन या अन्य कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, ऐसा हमें सेक्शन 23 हमें संरक्षण देता है। 24 हमें बताता है नियम बनाने की शक्ति। तो स्टेट गवर्नमेंट की इस एक्ट के पर्पज से रूल बनाने की पावर है। इस एक्ट का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके इसके लिए वो रूल बना सकता है, और रूल बनाने के बाद से राज्य के विधानमंडल के सामने रखना पड़ेंगे। सेक्शन 25 बोलता है अध्यारोही प्रभाव, ओवर राइडिंग इफेक्ट है इस एक्ट का। जब भी दो चीज़ों में असंगति आएगी तो इस एक्ट के रूल प्रभावी रहेंगे और ये मान्य होंगे। सेक्शन 26 बताता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इस एक्ट को जब लागू किया गया तब से कोई लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो 2 वर्ष के भीतर जितनी भी कठिनाई आएंगी उनके संबंध में रूल बनाकर उनको दूर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी पावर हमने सेक्शन 26 में दे रखी है। तो ये हमारा एक्ट कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में हमने मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम के बारे में जाना। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगली वीडियो किस
लेक्चर पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़े रहें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं ऑनलाइन। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9755975828 पर। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।